हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में झारखंड सीजीएल एग्ज़ाम के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे, जिसमें सम्मान अध्ययन से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जिसमें करंट अफेयर्स भी शामिल होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज का पहला सवाल रहेगा आपके लिए। पहला सवाल रहेगा, सनराइजर्स हैदराबाद ने किस टीम को हराकर आईपीएल 2024 का टाइटल जीत लिया? सिंपल सा सवाल है कि सनराइजर्स हैदराबाद ने किस टीम को हराकर आईपीएल 2024 टाइटल जीत लिया है? चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स या फिर मुंबई इंडियंस, या डी ऑप्शन में है लखनऊ सुपर जायंट्स। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता नाइट राइडर्स। ध्यान रखिएगा, सनराइजर्स हैदराबाद ने फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा करके आईपीएल 2024 का टाइटल जीत लिया है। ठीक है, बाकी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच, ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच किसे दिया गया है? मिचेल स्टार्क को दिया गया है। ठीक है, मिचेल स्टार्क को दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जबकि मैन ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है, या फिर प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे दिया गया है? सुनील नारायण को दिया गया है। ठीक है, सुनील नारायण को दिया गया है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी बात करें हम इस टूर्नामेंट के बारे में, सबसे अधिक रन किसने बनाया था, मोस्ट रन किसने बनाया था? तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम है विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली के द्वारा सबसे ज़्यादा रन बनाया गया था। बाकी आप कमेंट कीजिए कि सबसे ज़्यादा विकेट, मोस्ट विकेट टेकर कौन रहा था इस टूर्नामेंट में। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, बताइए कि इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट किसने हासिल की थी। बाकी सवाल का सही आंसर हो जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए कि राज्य मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सवाल है कि राज्य मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा, राज्यसभा, माफ़ कीजिएगा, राज्यपाल या मुख्यमंत्री, या फिर डी ऑप्शन में है राष्ट्रपति। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा। ठीक है, राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, बाकी और ध्यान में रखना है, ये तो ध्यान रखना ही है कि राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जब कभी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो समूचा मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। ठीक है, मंत्रिपरिषदों की बैठकों की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो मुख्यमंत्री करते हैं, ये भी याद रखना है। साथ ही ध्यान रखिएगा कि राज्य का मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। हमने क्या कहा कि राज्य का मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो ये सब देखा जाए यहाँ पे ए अकॉर्डिंग बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय मूल अधिकार नहीं है? सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल्य अधिकार नहीं है? भारतीयों का एक मूल अधिकार नहीं है। कानून के समक्ष समानता का अधिकार, धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण देने का स्वतंत्रता का अधिकार, अपना शिक्षण संस्थान बनने पर प्रतिबंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका एक अधिकार नहीं है। ठीक है, अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध जो है, ये इसका सही आंसर नहीं होगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे कि ए बी सी बिल्कुल सही है। ठीक है, मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, परंतु वर्तमान में देखेंगे कि 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति का अधिकार आप जानते होंगे कि 44वां संविधान संशोधन करके संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कब? 1978 ईस्वी में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, फिलहाल अभी हमारे पास कितने हैं कुल मौलिक अधिकार? 6 मौलिक अधिकार हैं, 7 था, एक हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, या फिर कार्य मंत्रणा समिति? तो याद रखना है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति यानी कि जुड़ा बहन कहा गया है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा तथा 7 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला सवाल है,
भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? श्रीमती एनी बेसेंट, स्नेहलता वाडेकर, सरोजिनी नायडू, मैडम भिकाजी रुस्तम कामा, किसे कहा गया है बताना है आपको। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय क्रांति की जननी मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को कहा गया है, अर्थात डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है इंडिया फॉर इंडियंस। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है? सी आर दास ने लिखे, एम जी रनडे, या फिर बी डी सावरकर, या डी ऑप्शन में है एस एन बनर्जी। तो याद रखिएगा, इंडिया फॉर इंडियंस किताब सी आर दास ने लिखी है, चित्तरंजन दास लिखे हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल आपके लिए रहेगा, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती हैं? सवाल है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती हैं? कहने का मतलब ये है कि अगर इंडिया का दक्षिणी भाग है, ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो घाट है ये पश्चिमी घाट है, इधर ये आपका पूर्वी घाट है। तो पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से पश्चिमी घाट से नहीं निकलती हैं। तो आप देखेंगे कि गोदावरी यहीं से निकलती है, इससे नीचे कावेरी भी निकलती हैं, कृष्णा भी निकलती हैं, लेकिन ताप्ती नदी ये पश्चिमी घाट से नहीं निकलती हैं। ताप्ती देखेंगे कि यहाँ पर जो सतपुड़ा वगैरह है, चाहे ना विंध्या है, सतपुड़ा है, तो उसी के नीचे से देखेंगे ताप्ती नदी निकलती हैं, ये पश्चिमी घाट से नहीं निकलती हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सभी पश्चिमी घाट से निकलती हैं और जा करके कहाँ मिल जाती हैं? इस बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ताप्ती नदी। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? सवाल है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? 12वां अधिवेशन, 11वां अधिवेशन, 22वां अधिवेशन, या फिर 21वां अधिवेशन? तो याद रखिएगा, कांग्रेस की 12वां अधिवेशन में सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया था। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये अधिवेशन हुआ था 1896 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये अधिवेशन 1896 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रहमतुल्लाह सयानी ने किया था। ठीक है, किसने किया था? रहमतुल्लाह, ठीक है, सयानी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था 1896 में, और यहीं पे सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, 12वां अधिवेशन। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, निम्नलिखित देशों की राजधानी में कौन सी सही नहीं है? निम्नलिखित देशों की राजधानी में से कौन सा सही नहीं है, मतलब कि कौन सा सही मिलान नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला दिया है उरुग्वे का राजधानी बता रहा है यहाँ पे मोंटेविडियो, बुरुंडी का बुजुम्बुरा, ग्रीनलैंड का उलन बटोर, कोलंबिया का स्टॉकहोम। तो बताना है यहाँ पे कौन सा सही मैच नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो उरुग्वे की राजधानी बिल्कुल सही है कि मोंटेविडियो सही है। ठीक है, पहला कथन बिल्कुल सही दिख रहा है। जबकि बुरुंडी का बुजुम्बुरा होता है, ये भी सही है। ठीक है ना, बुरुंडी का राजधानी कहाँ है? बुजुम्बुरा है, ये सही है। और ग्रीनलैंड का राजधानी कहाँ पे है? ग्रीनलैंड का राजधानी है नूक। तो ये कथन गलत हो गया। ये मंगोलिया की राजधानी है उलन बटोर, जबकि कोलंबिया की राजधानी है बगोटा। ठीक है, कहाँ पे है? बगोटा है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसकी सही राजधानी है बगोटा। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 यहाँ पे सही है। गलत कौन सा है पूछा है, कौन सही नहीं है? तो 3 और 4 सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कहाँ चलाया जा रहा है? सवाल है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कहाँ पे चलाया जा रहा है? चीन सीमा पर, पाकिस्तान सीमा पर, म्यांमार सीमा पर, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चीन सीमा में चलाया जा रहा है, अर्थात यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? सवाल है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? सीरमन समिति, गोस्वामी समिति, महाजन समिति, भंडारी समिति? तो याद रखिएगा, सबसे पहले तो ये याद रखना है आपको कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखना है, ये 1975 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, 1975 ईस्वी में स्थापना होता है। और भंडारी समिति के सिफारिश पर इसकी स्थापना की जाती है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में होती है भंडारी समिति के सिफारिश पर। अगला सवाल लेते हैं। सवाल रहेगा, भारत में मुद्रास्फीति के मापन का आधार क्या है। भारत में मुद्रास्फीति जो मापते हैं उसका बेस क्या है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, या फिर रिजर्व बैंक की आर्थिक समीक्षा, या डी ऑप्शन में दिया हुआ है वित्त मंत्रालय की जांच समितियों के आकलन। तो याद रखना है आपको यहाँ पे कि भारत में मुद्रास्फीति के मापन का आधार थोक मूल्य सूचकांक है, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल भी लेते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में से सबसे पहले घटी, कौन सी सबसे पहले घटी थी, आपको बताना है यहाँ पे। गांधी ऋण समझौता घटी थी, या फिर पुनः समझौता हुआ था, या भगत सिंह की फांसी दी गई थी, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो बताना है इसमें से कौन सी घटनाएं सबसे पहले घटी थी। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे सबका डेट वाइज याद है, ठीक है, तो आसानी से इसका हम आंसर दे पाएंगे। तो चलिए बताते हैं पहले हम कि गांधी ऋण समझौता कब हुआ था। तो याद होगा आप लोगों को कि 5 मार्च 1931 को गांधी ऋण समझौता हुआ था। ठीक है, 5 मार्च 1931 को। ठीक है, जबकि पूना समझौता कब होता है, तो ध्यान रखना है पूना समझौता होता है 1932 को। ठीक है, 1932 का पूना समझौता होता है, जिसे पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और भगत सिंह की फांसी कब दी गई थी, तो भगत सिंह की फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 26 से लेकर के 29 मार्च के बीच। ठीक है, 26 से लेकर के 29 मार्च के बीच हुआ था 1900 कितना में, 1931 में। ठीक है, ठीक है, देखिए कितना डीपली क्वेश्चन पूछा गया है। तो पुनः समझौता तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा हो रहा है, ये भी मार्च का ही घटना है, ये भी मार्च का है, ये भी मार्च का है, लेकिन ये देखेंगे कि सबसे पहले गांधी ऋण का समझौता होता है, उसके बाद भगत सिंह का फांसी दी जाती है, इसके बाद फिर देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें से कौन सी घटना घटी है, तो गांधी ऋण समझौता जो कि 1931 में हुआ था। ठीक है, तो इसका देखेंगे सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, गांधी ऋण समझौता। ये देखिएगा कि यहाँ पे जो गांधी ऋण समझौता 1931 में होता है, इससे पहले देखेंगे कि जो 3 आपका गोलमेज सम्मेलन होता है 1930 में, पहला, दूसरा होता है 1931 और तीसरा होता है 1932। तो पहला जब अधिवेशन होता है तो वहाँ पे गांधी जी नहीं जाते हैं, जो कि इंग्लैंड में होता है, तो वहाँ नहीं जाते हैं। तो उसके बाद फिर वहाँ का जो मुखिया जो रहते हैं, ठीक है, तो उनका कहना रहता है कि भैया गांधी जी को लेकर के आओ, उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो वही देखेंगे 1931 में गांधी ऋण के बीच समझौता होता है और 1931 के गोलमेज सम्मेलन में भाग भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर 1932 में भाग नहीं लेते हैं। तो ये भी सवाल आता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लेते हैं, तो 1931 वाला में, जो कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे देखिएगा कि भीमराव अम्बेडकर साहब तीनों में भाग लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल, इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया। सवाल है, भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किए गए, कुषाण के द्वारा, हिंद यूनान के द्वारा, या फिर पल्लव के द्वारा, या फिर शक के द्वारा। तो याद रखना है कि भारत में सोने का सिक्का सर्वप्रथम हिंद जो यूनान थे उनके द्वारा जारी किए गए थे, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम हिंद यूनानियों द्वारा जारी किए गए थे, जबकि शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों के द्वारा जारी किए गए थे। शुद्ध सोना के बारे में बात होगा तो कुषाण होगा, लेकिन सिर्फ सिक्के के बारे में तो बात होगा, सिक्के सोने का सिक्का तो हिंद और यूनानों के द्वारा जारी किए गए थे। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, दिल्ली सल्तनत के किस शासक के द्वारा इक्ता प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगर मेरा हिस्ट्री का वो टॉपिक वाइज सीरीज देखे होंगे, जो कि हमने टॉपिक वाइज सीरीज शुरू किया था जेटेट के लिए, तो वहाँ पे हमने बताया था एकता प्रणाली वगैरह बहुत सारी प्रणाली के बारे में बताया था वहाँ पे। तो बताना है आपको कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक के द्वारा एकता प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर इल्तुतमिश। तो याद रखिएगा एकता प्रणाली की शुरुआत जो है वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए ज़रा। इल्तुतमिश कहाँ पे है, डी ऑप्शन में है। ठीक है, और इसके अलावा भी ध्यान रखिएगा कि इल्तुतमिश जो थे वो तुर्क के चिहलगानी की स्थापना भी किए थे। ठीक है, तुर्क के चिहलगानी। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला सवाल लेते हैं, अंग्रेजी साहित्य में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया। अंग्रेजी साहित्य में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था, 2014 में, 2015 में, 2017 में, या फिर 2018 में।
तो याद रखिएगा, अंग्रेजी साहित्य में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 ईस्वी में किसको दिया गया था, ये भी बताइए ज़रा। तो ध्यान रखिएगा, अमिताभ घोष को दिया गया था। ठीक है, अमिताभ घोष को दिया गया था, अमिताभ घोष को दिया गया था सर्वप्रथम 2018 में। ठीक है, और जबकि अंग्रेज़ों को 2015 में ही ज्ञानपीठ पुरस्कार भाषा के रूप में शामिल किया गया था। अंग्रेजी जो भाषा था 2015 में शामिल किया गया था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो 2015 में शामिल किया गया था कि अंग्रेजी में भी जो होता है साहित्य पुरस्कार वो दिया जाएगा, और 2018 में फिर देखेंगे कि अमिताभ घोष को दिया जाता है। ठीक है, पहली बात। अगला सवाल लेते हैं, निम्नलिखित में से देश एवं मुद्रा का या मुद्रा होगा का असत्य मिलान है, कौन सा असत्य मिलान है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो देखिए अगर देखेंगे तो सेशल्स का रुपया है, ये कथन सही है। ठीक है, और मकाऊ का पटाखा है, ये भी सही है, और इजिप्ट का पाउंड है, ये भी सही है, लेकिन बेल्जियम का फ्रैंक नहीं है। ठीक है, बेल्जियम का क्या होता है, बेल्जियम का एक यहाँ पे चलता है यूरो। ठीक है, क्या चलता है, यूरो चलता है यहाँ पे। तो पहला ही कथन यहाँ पे क्या है, गलत है। ठीक, अगला सवाल लेते हैं। इधर सूची 1 दिया हुआ है, इधर सूची 2 दिया हुआ है, मिलान करना है। ठीक है, कौन किससे मैच होगा, तो आसान सा सवाल लग रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखेंगे दूध उत्पादन, ये हमारा श्वेत क्रांति से संबंधित है। तो बी का 3 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग ऐसे करना होगा ना। बी का 3 देखिए, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी देख सकते हैं आगे मिला करके हम लोग, जैसे कि दूध उत्पादन हो गया आपका श्वेत क्रांति से। अब मत्स्य हो जाएगा आपका किससे, मत्स्य पालन हो जाएगा आपका नीली क्रांति से, है ना, नीली क्रांति। जबकि उर्वरक हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका भूरी क्रांति से, जबकि ये हो जाएगा खाद्य उत्पादन वृद्धि में हरित क्रांति से संबंधित है। तो देखेंगे सही से मैच आपको ए ऑप्शन में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था, नैरोजी साहब ने किया था, महालनोबिस ने किया था, गाइविज ने किया था, या फिर तेंदुलकर ने किया था। तो याद रखिएगा, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार 1868 में किया गया था। कब किया गया था, 1868 में किया गया था। किनके द्वारा किया गया था, तो नैरोजी साहब के द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये बात अपनी पुस्तक पोएट्री एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में उन्होंने क्या बताया था कि प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया है, मात्र 20 रुपये बताया था। ठीक है, 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय बताया था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, किताब का नाम क्या था, पोएट्री एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई थी। ठीक है, ये कॉमन सा क्वेश्चन है। जब ये आपका क्या बोलते हैं इसको, मनमोहन है ना, मनमोहन सिंह और जो राव साहब होते हैं, ये दोनों की जोड़ी की उसी टाइम ये आता है हमारा सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भारत सरकार ने 1991 में आर्थिक सुधार नीति का प्रारंभ किया था। इस नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था की गति को देने में मदद की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे उसमें राव साहब शायद प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। ठीक है, इन्हीं के जोड़ी ने ये आर्थिक सुधार नीति लाई थी, जो कि बहुत कारगर साबित हुआ था हमारे अर्थव्यवस्था के लिए। अगला सवाल लेते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इससे लेकर रहूँगा। तिलक ने यह कथन कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया था। सवाल है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये बात किसने कही थी, तिलक साहब ने कहा था। ठीक है, और यह कथन कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया गया था, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखना है, ये लखनऊ अधिवेशन में कहा गया था, जो कि 1916 में हुआ था। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। लखनऊ अधिवेशन 1916 में देखेंगे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार का मतलब कि जो है ये कथन उन्होंने कहा था तिलक साहब ने, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और ये 31वां अधिवेशन था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये 31वां अधिवेशन था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम था, क्या था। महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में एक पत्रिका प्रकाशित की गई थी, उस पत्रिका का नाम बताना है। हरिजन, अफ्रीकन, नवजीवन या फिर इंडियन ओपिनियन। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर होगा इंडियन ओपिनियन। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला था, जो कि लगभग 4 भाषाओं में प्रकाशित होती थी। कौन कौन भाषाओं में, तो
तो याद रखिएगा, एक गुजराती भाषा, ठीक है, गुजराती भाषा में प्रकाशित होता था, एक आपका हिंदी भाषा, दूसरा तीसरा था आपका तमिल भाषा में, और एक और भाषा था अंग्रेजी। तो ध्यान रखिएगा, ये इंडियन ओपिनियन 4 भाषाओं में प्रकाशित की जाती थी। तो ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला सवाल लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन के हिसाब से बताना है कौन सही होगा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा कि ये बुल्गारिया के हैं, जॉर्जी गॉस्पो ड्रीनोवा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। कहाँ के हैं ये हैं बुल्गारिया का, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा, इसको रट जाइएगा, ठीक। अगला सवाल है, LAC, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसका शुद्ध हिंदी रूप होता है वास्तविक नियंत्रण रेखा, ठीक है। भारत और के बीच एक प्रभावी सीमा है, यानी कि किसके बीच में ये प्रभावी सीमा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, पाकिस्तान के बीच में है, श्रीलंका के बीच में, चीन के बीच में, या फिर अफगानिस्तान के बीच में है। तो ध्यान रखिएगा, भारत और चीन के बीच में ये सीमा रेखा बनाती है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। अच्छा, ऑप्शन आगे पीछे हो गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, चीन इसका सही आंसर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि भारत और चीन के बीच में LAC है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ठीक है। जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच में देखेंगे कि LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा दोनों के बीच में, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछें कि भारत और चीन के बीच में कुल कितना किलोमीटर लंबाई सीमा रेखा, कुल कितना लंबा सीमा रेखा बनाता है, कुल कितना किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाता है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, भारत और चीन के बीच में कुल 3488 किलोमीटर सीमा रेखा बनाती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड इनके द्वारा लिखी गई है, किनके द्वारा लिखी गई है, अजीज प्रेम जी, या फिर NR नारायण मूर्ति, परवीन महापात्रा, या फिर राजीव सीकरी। तो ये भी आसान सा सवाल है, ध्यान रखिएगा, ए बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड जो ये पुस्तक है ये लिखी गई है NR नारायण मूर्ति के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि NR नारायण मूर्ति जो है ना, ये भारत की सॉफ्टवेयर कंपनी जो है इन्फोसिस, उनके संस्थापक हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये इन्फोसिस के संस्थापक हैं, इन्फोसिस के संस्थापक हैं, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, वातावरण, सिनेमा, नृत्य या दवा। आसान सा सवाल है, सही आंसर हो जाएगा सिनेमा से जुड़ा हुआ है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी, अगर सवाल पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में शुरुआत की गई थी, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि जो दादा साहेब थे ना, ये भारत के प्रथम फिल्म निर्माता थे, तो उन्हीं के सम्मान में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, यहाँ पे दिया हुआ है, इधर सूची दिया हुआ है आपका दिवस, और इधर सूची 2 में दिया हुआ है तिथि, यानी कि कौन सा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है वो मैच करना है, ठीक है। तो चलिए मैच करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला है विश्व पर्यटन दिवस, ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन को हम करेक्ट करना चाहेंगे, यहाँ पे ये 24 नहीं है, 27 नहीं है, ये यहाँ पे 24 है, ठीक है। ये क्या है, 24 है, ठीक है। तो 24 कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है, ए का 1 होगा, यहाँ पे विश्व पर्यटन दिवस 24 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, तो ये मनाया जाता है 21 सितंबर को, तो ये भी सही मैच है, ये भी सही मैच है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी सही है। और विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, तो ये भी कथन सही है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, सभी सही मैच किए हुए हैं, बिल्कुल सही अपने स्थान पर बैठे हुए हैं।
विश्व पर्यावरण दिवस 24 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को, जबकि विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारत। देखिए, कनाडा तो बहुत अभी हाल फिलहाल में भी तो खेलना शुरू किया है, तो कनाडा तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन सिर्फ बच रहे हैं मेरे पास ए, बी और डी। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया टीम ने सबसे पहला आधिकारिक तौर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था, अर्थात ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक, अच्छा बात करें कब खेला था, तो ये भी याद रखिएगा 1877 ईस्वी में खेला गया था इन दोनों के बीच में पहला आधिकारिक टेस्ट मैच। ठीक है, अच्छा ये भी बात कर लीजिए कि जीता कौन था, तो इसमें से ऑस्ट्रेलिया की जीत हुई थी। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया इसमें मैच जीता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि मोहिनीअट्टम क्या है? मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? केरल का, उड़ीसा का, तमिलनाडु का या फिर कर्नाटक का? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 केरल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? ये केरल का है। और आज का अंतिम सवाल इस सेशन का सवाल है कि निम्नलिखित युगों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? पहला दिया हुआ इपिको आंदोलन, पी हेगड़े, चिपको आंदोलन, एस एल बहुगुणा, नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटेकर, शांति घाटी आंदोलन, बाबा आमटे। तो यहाँ पे देखेंगे कि पूछा क्या है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे कि एपिको आंदोलन का जो नेतृत्व करता थे वो पी हेगड़े थे, बिल्कुल कथन सही है। जबकि चिपको आंदोलन का नेतृत्व करता कौन थे? एस एल बहुगुणा, ये भी सही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन इनका जो नेतृत्व करता थी वो थी मेधा पाटेकर, ये भी सही है। जबकि शांति घाटी आंदोलन का नेतृत्व करता बाबा आमटे नहीं थे। ठीक है, ये कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, शांति घाटी के आंदोलन माने जाते हैं सुगाथा कुमारी। ठीक है, सुगाथा कुमारी इसका सही आंसर होता है, अर्थात डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, शांति घाटी आंदोलन जो है उसके नेतृत्वकर्ता कौन थी? सुगाथा कुमारी थी। ठीक है, अच्छा बात करें बाबा आमटे का संबंध किससे है? ठीक है, सवाल अगर पूछ लिया जाए कि बाबा आमटे का संबंध किससे है, तो ध्यान रखिएगा इनका संबंध है आनंद वन आश्रम से। ठीक है, इनका संबंध है आनंद वन आश्रम से। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।